कमाने वाली बहू। एक बार कहानी को ज़रूर पढ़ें। मम्मी, आप हमारे साथ बेंगलोर चलो। पापा थे तो अलग बात थी, अब आप अकेले यहाँ गांव में कैसे रहेंगी? बेटे अनिल ने कहा। तो मैं असमंजस में पड़ गई थी। हार्ट अटैक से हुई उनकी अचानक मौत से मैं अपने आप को लाख कोशिश के बाद भी संभाल नहीं पा रही थी। 12 दिन हो जाने से सभी मेहमान चले गए थे। बेटा अनिल और बहू अनीता दोनों ही इंजीनियर हैं। मेरी सहेली ने मुझसे कहा कि बेटा बहू के पास रहने नहीं जाना, क्योंकि कमाने वाली बहू को बुजुर्ग सास बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। उनकी आज़ादी में तुम्हारी जाने से खलल पड़ेगी। वह तुम्हें ताने मार मार कर तुम्हारा जीना हराम कर देगी। वैसे भी भाई साहब ने जीते जी ही पूरी संपत्ति बेटे के नाम कर दी थी। ऐसे में तो पूरी संभावना है कि बेटा बहू यह मकान बेचकर माल सब ले जाएंगे और तुम्हें पाई पाई के लिए तरसा देंगे। लेकिन बेटा बहू के साथ जाना मेरी मजबूरी भी थी। 60 साल की उम्र में अपने घुटनों के दर्द के कारण मैं अपने किराना दुकान चलाने में असमर्थ थी। 12 दिन के कार्यक्रम का पूरा खर्च बेटे ने ही किया, लेकिन छोटी मोटी खर्च के लिए बेटे के आगे हाथ फैलाना मुझे ठीक नहीं लगा। और जो थोड़े बहुत पैसे मैंने जमा करके रखे थे वे खर्च हो गए। अब हालात यह है कि मेरे पास 100 रुपये भी नहीं थे। असमंजस में मैं अनिल को कोई जवाब नहीं दे पाई। इतने में अनीता ने कहा, मम्मी जी बताइए कि कौन कौन सी साड़ियाँ रखनी हैं, मैं आपके सूटकेस पैक कर देती हूँ। अनीता के ऐसा कहने पर मैं कुछ बोल नहीं पाई और चुपचाप इन लोगों के साथ बेंगलोर आ गई। अनिल और अनीता दोनों ही मेरा पूरा ख्याल रखते, सभी साथ में खाना खाते। अनीता मेरी पसंद के हिसाब से खाना बना देती। दोनों की यही कोशिश रहती कि मुझे इनकी याद न सताए, मैं खुश रहूं। 8 साल का पोता चिंटू तो दादी माँ कहकर मेरे आगे पीछे घूमता रहता। मैं कोई भी चीज़ के लिए बोलती तो वो चीज़ मुझे बराबर ला कर दे देते। यह सब देखकर मेरे मन को बहुत शांति मिल रही थी। मैं सोचने लगी कि लोग बेवजह ही आजकल के बच्चों को बदनाम करते हैं कि वे लोग बुजुर्ग माँ बाप की कदर नहीं करते, खासकर यदि बहू कमाने वाली हो तो वो सास को नौकरानी ही समझने लगती है। अनीता भी तो कमाती है, लेकिन इतने अच्छे से घर और दफ्तर दोनों संभालती है, कभी कोई ताना नहीं मारती। वो तो मुझे ही लगता है कि वो ऑफिस और घर दोनों जगह का काम कर कर थक जाती होगी, इसलिए मैं ही थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ। लेकिन बेटा बहू दोनों ने कभी भी मुझे किसी काम के लिए नहीं कहा। 1 महीना कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। आज सबने बाहर घूमने का कार्यक्रम बनाया। मॉल में घूमते घूमते अनिल और अनीता एक दुकान में कुछ खरीदी करने लगे। मैं और चिंटू थोड़ा आगे निकल गए। आइसक्रीम की दुकान पर चिंटू ने कहा, दादी माँ मुझे आइसक्रीम खानी है। मेरे ऊपर तो मानो बिजली गिर गई, क्योंकि मेरे पास तो पैसे थे ही नहीं। इतने दिनों में पैसों की कोई ज़रूरत महसूस भी नहीं हुई थी। अब क्या करूँ? मेरा उतरा हुआ चेहरा देखकर चिंटू ने फिर कहा, दादी माँ प्लीज़ ले लीजिए ना। सॉरी बेटा, मैं अपना पर्स घर में भूल आई हूँ। मेरे ऐसा कहने पर चिंटू ने मेरी तरफ कुछ अजीब नज़रों से देखा। उसे लगा कि आइसक्रीम न दिलाने पड़े, इसलिए मैं बहाना मार रही हूँ। लेकिन मैं भी क्या कर सकती थी? मुझे अपनी बेबसी पर रोना आने लगा। मैं कैसे दादी हूँ कि अपने पोते को आइसक्रीम भी नहीं दिला सकती। इनके जाने के बाद पहले बार मैं अपने आप को बहुत ही असहाय महसूस कर रही थी। हमने बाहर डिनर किया। अनीता ने मेरी पसंद की काजू कड़ी ऑर्डर की थी, लेकिन मुझे उसमें भी स्वाद नहीं आ रहा था। घर जाने पर थोड़ी देर सबने टीवी देखी। अनिल सोने चला गया और अनीता चिंटू के कमरे में गई ताकि मच्छर की टिकिया लगाकर उसे ब्लैंकेट आदि देकर सुला दे। मैं भी अपने कमरे में सोने जाने लगी। इतने में मुझे चिंटू की आवाज़ सुनाई दी, मम्मी दादी माँ बहुत ही कंजूस है, तू ऐसे कैसे बोल रहा है? हाँ मम्मी, आज मॉल में घूमते वक्त मैंने दादी माँ को आइसक्रीम दिलाने को कहा तो उन्होंने कहा कि वे अपना पर्स घर में ही भूल आई हैं।
कितना अच्छा है ना मम्मी कि बाहर जाओ तो पर्स ही साथ में ना ले जाओ तो कुछ खर्च भी नहीं होगा, कंजूस दादी माँ। ये क्या चिंटू, दादी माँ के लिए ऐसा बोलते वक्त तुम्हें जरा भी विचार नहीं किया? क्या तुम उनके दुख को समझ सकते हो कि वे फिलहाल कितने दुख में हैं? दादी माँ को क्या दुख है बेटा? अभी तक दादी माँ और दादाजी गांव में एक साथ रहते थे, अब अचानक दादाजी हमको छोड़कर चले गए हैं। जिस व्यक्ति के लिए हम 24 घंटे रहते हैं, साथ में उठते बैठते हैं, साथ में खाना खाते हैं और अपना सुख दुख शेयर करते हैं, वो ही व्यक्ति अचानक हमसे बहुत दूर चला जाता है तो कितना दुख होता है। ये अभी तुम नहीं समझ सकते। सोचो, अचानक तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे बहुत दूर चले जाएं, इतने दूर कि कभी वापस ना आए, तो क्या तुम्हें दुख नहीं होगा? नहीं मम्मी, मैं आप लोगों के बिना नहीं रह सकता। बेटा फिर सोचो, दादी माँ दादाजी के बिना कैसे रह रही होंगी। ऐसी स्थिति में यदि वो अपना पर्स घर में भूल गई, उन्हें कंजूस तक कह दिया, तुम्हारे प्रति उन्हें इतना प्यार नहीं दिखा, भी तुम्हें स्कूल से आने में 5-10 मिनट भी देर हो जाती है तो वो लगातार बालकनी में खड़े होकर तुम्हारा रास्ता देखती रहती हैं। उस दिन उनके घुटनों में बहुत दर्द होने के बावजूद भी तुम्हारे कहने पर उन्होंने तुम्हारी मनपसंद मेथी मटर मलाई बनाई थी। इसलिए बेटा, किसी के लिए कोई भी राय बनाने से पहले उस व्यक्ति के दृष्टिकोण से भी सोचना चाहिए। सॉरी मम्मी, ये वार्तालाप सुनकर मुझे अपनी बहू पर बहुत गर्व हुआ। उसकी जगह यदि मैं होती तो शायद मैं भी अपने बेटे को इतने अच्छे से समझा नहीं पाती। सुबह अनिल ऑफिस चला गया और चिंटू स्कूल। अनीता ऑफिस जाते जाते मेरे हाथ में कुछ रुपए देने लगी। ये क्यों बहू, मुझे पैसों का क्या काम है? मम्मी जी, इंसान को पैसों का काम कब पड़ जाए ये कह नहीं सकते। आप मंदी चाहती हैं, कभी दक्षिणा चढ़ा दीजिए, कभी चिंटू को कोई चीज़ के लिए जिद करने पर उसे वो चीज़ लेकर दे दीजिए। लेकिन बहू, मम्मी जी, यदि यह पैसे अनिल आपको देते तो क्या आप मना करती? नहीं ना, आपकी बहू भी कमाती है तो फिर आप अपनी बहू से पैसे क्यों नहीं ले सकती? अनीता की बातें सुनकर खुशी के मारे मेरी आंखों में आंसू आ गया। जो बात मेरा बेटा भी समझ ना सका वो बात मेरी बहू ने समझ ली थी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि मेरी जैसी बहू सबको दे। लोग बेवजह ही कुछ कमाने वाली बहुओं के दुर्व्यवहार को देखकर सभी कमाने वाली बहुओं पर लांछन लगाते हैं कि वे बहुत घमंडी होती हैं, सास ससुर उनको बिल्कुल अच्छे नहीं लगते आदि। कुछ बहुएं अनीता जैसी समझदार, सुलझे विचारों वाली, बड़ों का आदर सम्मान करने वाली भी होती हैं। आज अनीता ने कमाने वाली बहू के बारे में मेरी आंखों पर पड़ा पर्दा हटा दिया था। आशा करती हूँ ये सास बहू की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। अब मिलते हैं नई कहानी के साथ। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद।